अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है। मान लो यहाँ पर हमने एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया जिसका नाम दे दिया ए बी। ठीक है, इस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के मतलब ये जो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पर कहीं भी एक जनरल पॉइंट पर, जनरल पॉइंट मतलब कोई भी पॉइंट हो, आर्बिट्ररी पॉइंट, आर्बिट्ररी मतलब जो चेंज हो रहा है कहीं भी रख सकते हैं, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कैसे देखेंगे? सपोज करो कि हम लोगों ने ये फाइंड आउट करा कि यहाँ पर एक के पॉइंट है और इस पॉइंट पर हमें इस डाइपोल, एक शॉर्ट डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है, तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे? देखिए सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे कि ये जो डाइपोल है इसको रिजॉल्व कर देंगे, दो भागों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक रिजॉल्व कर दिया, इसका नाम दे दिया A1 B1। ठीक है, और ये थीटा डिग्री एंगल पर हमने रिजॉल्व किया, और ठीक इसके एक परपेंडिकुलर रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसका भी नाम हमने दे दिया A2 B2। ठीक है, तो अब हमने एक परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर दिया, जो कि अब देखा जाए तो ये जो डाइपोल है A1 B1, इसके एक्सियल लाइन की बात करें तो एक्सियल लाइन पर ये पॉइंट आ रही है, और इसकी वेक्टर डायरेक्शन कैसे बनेगी? KL मान लो इस तरह की अलॉन्ग में डायरेक्शन बन रही है। ये एक शॉर्ट डाइपोल है A1 B1, एक शॉर्ट डाइपोल है, तो इसके एक्सियल लाइन पर यहाँ पर एक के पॉइंट है, तो उसका डायरेक्शन कैसे बनता है? एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ कोई बनती है। ठीक है, मान लो हमने इसका नाम दे दिया E1 वेक्टर। अब ये एक डाइपोल है A2 B2, जो भी शॉर्ट डाइपोल है, इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर यहाँ पर ये के पॉइंट है। तो हम यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि जिधर डाइपोल मूवमेंट्स की डायरेक्शन होती है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो है वो उसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो इसका नाम दे दो, हमने दे दिया E2 वेक्टर। ये बात समझ में आ रही है? इसका नाम हमने KM दे दिया, सपोज करो कुछ भी। अब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमने R कंसीडर कर लिया। ये डिस्टेंस काफ़ी लेंदी है, ठीक है ना, इन कंपेरिजन टू दिस लेंथ ऑफ द डाइपोल, क्योंकि मैं हम लोग शॉर्ट डाइपोल की बात कर रहे हैं। तो शॉर्ट डाइपोल का कंडीशन तो आपको पता ही होगा कि R जो ये डिस्टेंस है ये लेस देन, ये मान लो शॉर्ट डाइपोल की लेंथ जो है वो A है, तो A जो होगा वो लेस देन R के होता है। मतलब ये डिस्टेंस फिगर में तो इतना छोटा दिख रहा है ना, काफ़ी दूरी पड़ी है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस लेस देन ये डिस्टेंस जो है वो लेस देन कंपेयर टू R के हो रहा है। मतलब ये हम लोग शॉर्ट डाइपोल का यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है ना, शॉर्ट डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत ही आसान सा है, एक एक्सियल लाइन पर K2P अपॉन RQ। ठीक है ना, RQ हो जाता है, तो मतलब ये कैलकुलेशन फॉर्मूला छोटा होने के कारण कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। ठीक है ना, तो अब देखिए ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसका नाम दे दिए फिगर 1। अब हम लोग जो है वो यहाँ तक रिजॉल्व करने के बाद सबका नाम दे दिए हैं, और इसका सेंटर का नाम दे देंगे O। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, पैरेललोग्राम कंप्लीट हो रहा है, तो इसका एक रिजल्टेंट बनेगा। इसका रिजल्टेंट जो है वो हम लोग यहाँ पर कुछ देखेंगे इस तरह से कि इसका रिजल्टेंट ये बना दिए ई नेट। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे बन रहा है। तो अब एक चीज़ और देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है, ये जो एंगल बन रहा है BOK, इसके बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि एंगल BOK इक्वल टू थीटा। ठीक है, और ये जो OK की बात कर रहे हैं, OK डिस्टेंस ये क्या है? ये R है। यहाँ तक समझ में आ रही है आप लोगों को? तो अब देखिए हमने क्या काम किया है कि ये जो AB था इसको रिजॉल्व कर दिए, दो भागों में डिवाइड कर दिए। एक तो ये A1 B1 हो गया और ये A2 B2 हो गया। ठीक है ना, जैसे हम लोग रिजॉल्व करते हैं ना, ये एक वेक्टर है, इसको दो भागों में जैसे हम लोग रिजॉल्व करते थे, जिसके साथ में थीटा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मान लो इसकी डाइपोल मोमेंट जो है वो P वेक्टर है।
ठीक है ना। इसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन पी वेक्टर है, तो जो जिसके साथ में थीटा होता है वो क्या होता है, पी कॉस थीटा होता है। ये बात समझ में आ रही है। और जिसके साथ में थीटा नहीं होता, जिसके साथ में एंगल नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पी साइन थीटा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने दो भागों में इसको रिजॉल्व कर दिया है। तो यदि हम लोग ऐसे कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ पर लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट K ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल A1 B1। तो यदि इस तरह की बात करें तो यहाँ पर E1 की मैग्नीट्यूड क्या बनेगी, E1 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब। ये एक इक्वेशन बन रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर ये p cos थीटा इस डाइपोल के अलॉन्ग में एक्सियल लाइन पर यहाँ पर जो बन रही है डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन क्या बनेगी, अलॉन्ग KL वेक्टर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन भी हम लोग लिख देंगे साथ में। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, इसकी डायरेक्शन की बात करें तो हो जाएगा KL वेक्टर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है आप लोगों को। उसी तरह से यदि हम लोग इक्वेटोरियल लाइन की बात करें, जैसे ये जो एक लाइन है, ये इक्वेटर, ये जो लाइन है डाइपोल A2 B2, इसके अलॉन्ग में इक्वेटर पर ये K पॉइंट है और इसकी डायरेक्शन यहाँ पर जो रिजल्टेंट डायरेक्शन बनी है वो E2 वेक्टर बन रही है। ठीक है, तो जो कि इस डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, मतलब इस डाइपोल के KM वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में कि E2 वेक्टर एट एनी पॉइंट K ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल A2 B2। अब A2 B2 के कारण जो यहाँ पर मैग्नीट्यूड बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पर लिख देंगे E2 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P साइन थीटा अपॉन R क्यूब। इसका नाम दे देंगे इक्वेशन 2। अब इसकी डायरेक्शन क्या बनेगी, इसकी डायरेक्शन जो है वो KM वेक्टर के डायरेक्शन में है। यहाँ पर देखो ये KM वेक्टर इसके डायरेक्शन में है ना, तो वही यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्शन KM वेक्टर। यहाँ पर इसकी डायरेक्शन क्या बनी थी, KL वेक्टर। ठीक है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन है। अब हमने दोनों को निकाल दिए और दोनों को निकाल करके अब ये जो एक मतलब पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ है, इस पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हम लोग रिजल्टेंट निकालना ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।